टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। गौरी कई सारे टिप्स आपको बताएंगे टैक्स बचाने के लिए, इसलिए पहले आपको बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। पीएफ खाते से पैसा निकालने से पहले जान ले जरूरी नियम, वरना कट जाएगा टैक्स। इलेक्ट्रिक कार या बाइक खरीदने पर लेना चाहते हैं इनकम टैक्स छूट, तो जानिए क्या है शर्तें। और अगर आप जॉब वर्क के लिए माल को तैयार करके बेच रहे हैं तो क्या कहते हैं जीएसटी के नियम। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा वो है आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेकर के। आप अपने जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई इस ईपीएफ में डालते हैं और इसमें कई बार ऐसा होता है अनजाने में जब आप पैसा निकालने जाते हैं तो इस पर आपको टैक्स कट जाता है। तो इससे कब पैसा निकालें, किन किन शर्तों के साथ पैसा निकालें ताकि टैक्स ना कटे, ये बताएंगे गौरी चड्ढा हमारे साथ हैं। गौरी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईपीएफ से पैसा निकालते वक्त टैक्स से के लिहाज से किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि टैक्स का बोझ ना पड़े, क्योंकि जाहिर तौर पर लोग ईपीएफ से पैसा निकालते हैं तो कोई मजबूरी में निकालते हैं, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी लक्ष्मण, बिल्कुल। जैसे जब हम ईपीएफ से पैसा निकालते हैं तो हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमें 5 साल एम्प्लॉयमेंट में कंटिन्यूस हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। अगर हम 5 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं और वो पैसा 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो 10% का टीडीएस लग जाता है। अब टीडीएस लग जाता है का मतलब ये नहीं कि वो टैक्सेबल हो जाता है। टैक्सेबिलिटी और टीडीएस कटने में फ़र्क है। तो अगर तो आपको टीडीएस से बचना है और टैक्सेबिलिटी से बचना है तो आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। वो 5 साल से ज़्यादा अपनी सर्विस रखनी है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा रखते हैं तो कोई भी टैक्सेबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है। और 5 साल से कम अगर आप निकाल लेते हैं तो टैक्सेबिलिटी आती है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाता है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है, और दोनों के ही जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं। और कुछ केसेस में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, और आपने पीएफ में से पैसा विड्रॉ किया है और वो 50,000 से ज़्यादा भी है, कुछ केस में हो सकता है, तो आप फॉर्म 15GH सबमिट कर सकते हैं, तो वो टीडीएस भी नहीं कटेगा। लेकिन टीडीएस ना कटने का मतलब हम अगर 50,000 से कम है और आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है तो मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी इनकम में दिखाएंगे नहीं। अगर टैक्सेबिलिटी बनती है और टीडीएस नहीं भी कटा तो आपको उसके अपनी रिटर्न में उसको दिखा के उस पर टैक्स पे करना होगा। तो मुझे लगता है 3 बातों का ख्याल रखना होगा। पहली बात कि 5 साल से पहले नहीं निकालें, इस बात की कोशिश करिए। और उसके दूसरी बात कि 50,000 रुपये की एक सीमा है। और तीसरी बात कि पैसा निकालने के बाद भी अगर आपकी आमदनी इतनी कम है कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, तब शायद आपको टैक्स की देनदारी ना देनी पड़े। लेकिन इसमें 1-2 केस ऐसे आते हैं गौरी कि मान लिया जाए एम्प्लॉयर ने अपनी कंपनी को बंद कर दिया, या फिर एम्प्लॉय ने ट्रांसफ़र ले लिया, या फिर कुछ और वजह हो गई, किसी की मृत्यु हो गई एम्प्लॉय की, तो ऐसे केस में तो पैसा निकालना लाजमी बनता है। तो इसमें टैक्स की लायबिलिटी क्या बनती है? बिल्कुल लक्ष्मण, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी कि जैसे 5 साल से पहले आप पीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपने जो एक्सेप्शंस बताए कि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, एम्प्लॉयर अपना बिजनेस शट डाउन कर देता है, या एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर पे जा रहा है और अपना पीएफ को ट्रांसफर कर रहा है, तो इन केसेस में आपको चाहे 5 साल से कम आपने काम किया है तब भी आपके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। तो ये जानना बेहद जरूरी इस वजह से है क्योंकि कोरोना की वजह से कई लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने पीएफ से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तो इन सारी चीजों का खास ख्याल रखिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं गुरुग्राम से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जो कि फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपके? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है, मैंने सेक्शन 194 जो कि ब्रोकरेज और कमीशन वाली सेक्शन है, उसके थ्रू मेरे को कुछ अमाउंट मिला था, लेकिन मैंने वही अमाउंट जो मेरे पार्टनर्स थे उस कमीशन में, अराउंड करीब 5 लोग थे मेरे पार्टनर, मैंने उनको वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो मेरे को अमाउंट पूरा मिला है वो मेरी इनकम का पार्ट है, या जो मैंने डिवाइड कर दिया है अमाउंट वो मेरी इनकम का पार्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, आपको जो कमीशन मिली है वो कमीशन आप अपने इनकम में इंक्लूड करेंगे। जितनी आपको पूरी कमीशन मिली है वो पूरी की पूरी आपको अपनी इनकम में इंक्लूड करनी होगी, वरना आपका जो 26 AS है उससे मिसमैच आ जाएगा। इसको आप पूरा इंक्लूड करेंगे और आप इसमें से कुछ अमाउंट जो आपने अपने पार्टनर्स को दे दिया है वो डिडक्ट कर सकते हैं, और कमीशन के केस में एक फ्लैट डिडक्शन भी मिलती है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। आप एक बार उसको चेक करिए आप उसमें फॉल करते हैं या नहीं, वरना आप जो खर्चे आपने किए हैं, जो आपने पार्टनर्स को दे दिया है कमीशन, वो सब आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। तो डिडक्शन के कई सारे रास्ते हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। मुंबई से लक्ष्मी महतो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, बताइए क्या उलझन है आपकी? जी के मेरा पहला सवाल है सर, ये है कि सेक्शन 87A से संबंधित है। सेक्शन 87A में हमें पता है कि जिनका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होता है वही लोग इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब जिन लोगों की इनकम 5 लाख से ऊपर तो ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन अभी मैंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है कि इसमें ये आपका D1, D2, D3, D4 लिखा हुआ है। तो D1 में लिखा है टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, ठीक है। और D2 में है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, D3 में है टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट। तो मेरा सवाल यही है कि अगर हम 5 लाख से मेरा यदि इनकम कम है और 87 का बेनिफिट हम लेते हैं तो मेरा जो है टैक्सेबल इनकम तो हमारा नील हो जाएगा। तो क्या उस पर भी शेष हमको जो 4% वो देना पड़ेगा? कि कई लोगों से जानकारी मिली है कि नहीं, शेष आपको भले ही आपका टैक्सेबल इनकम नील हो लेकिन उस पर शेष देना पड़ेगा। मेरा पहला सवाल ये अच्छा, पहले इसका जवाब ले लेते हैं, फिर अगला सवाल आपसे लेंगे। आप फोन लाइन पर बने रहिए। गौरी, बताएं क्या सुझाव इनके लिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है पूरी रिटर्न। मुझे लगता है आप सामने खोल के बैठे हैं, आपने पूरा बताया टैक्सेबल इनकम इतनी है, इतना टैक्स है, और आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब आपकी इनकम सारी डिडक्शंस लेने के बाद 5 लाख के नीचे आती है तो आपको 87A की फुल रिबेट मिलती है, और ये मैक्सिमम रिबेट है 12,500 की। तो जब आपकी टैक्सेबल इनकम आई 5 लाख के नीचे, आपका जो भी टैक्स बना वो टैक्स में से रिबेट माइनस हो गई, तो आपका जो टैक्स पेबल है वो 0 बना। अब टैक्स पेबल के ऊपर लगता है सेस, तो जब टैक्स पेबल ही 0 है तो उसके ऊपर जब आप उसको सेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, तो उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी आपने सुना है, मुझे लगता है कुछ कम्युनिकेशन गैप होगा, इसमें कोई आशंका नहीं है कि अगर आपका टैक्स पेबल 0 है, रिबेट के बाद आपको कोई देनदारी नहीं बनती है, तो आपको सेस भी देने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल लक्ष्मी महतो जी, आप बिल्कुल खुश हो जाइए, आपको किसी भी तरह की देनदारी नहीं बनती है आपके ऊपर। अब बताइए दूसरा सवाल क्या है आपका? ठीक है, तो आप कंफर्मेशन हो गया, मुझे खुशी हुई। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं मेरी एक जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जिसको मैंने 2001 में ये मुझे परचेज किया था, और उसका रजिस्ट्रेशन मैंने 2005 में कराया था। तो अगर वो मैं किसी अपनी एक लड़की को मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, तो गिफ्ट देने में हमको 2-3 चीज पूछना है कि क्या गिफ्ट देने में हमको क्या कोई, चूंकि मेरी क्लोज रिलेटिव मेरी अपनी डॉटर है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? अगर लगेगा तो क्या ये डेट ऑफ पोजीशन से लगेगा या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लगेगा? दूसरी बात, क्या मुझे भी अपने इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा तो कहाँ दिखाना पड़ेगा, और लड़की को जो दोनी होगी उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी डॉटर को गिफ्ट कर रहे हैं तो कोई टैक्स की देनदारी नहीं है, ना आपको कोई टैक्स देना है ना उनको कोई टैक्स देना है। ये टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आप अपने ही ब्लड रिलेशन में दे रहे हैं जो रिलेटिव आपके इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड है। अब बात आती है कि इसमें उनको कहाँ, आपको या उनको रिटर्न में कहाँ दिखाना है, तो ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसपे काफी लोग, डिबेटेबल इशू है बेसिकली मैं कहूंगी। कई लोग कहते हैं कि रिटर्न में एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा देना चाहिए, मेरे हिसाब से दिखाने की कहीं जरूरत नहीं है, ये कोई इनकम नहीं है। अब आती है बात स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन उनको बिल्कुल देनी होगी। कैपिटल गेन जो है, जो आपके ऊपर नहीं लग रहा उनके ऊपर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं लगेगा। जब वो आपकी डॉटर इस प्रॉपर्टी को बेचेंगी
तब इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, और तब जो कैपिटल गेन लगेगा उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो होल्डिंग पीरियड है वो प्रीवियस ओनर का देखा जाएगा, यानी कि वो आपका देखा जाएगा। तो जो कैपिटल गेन का लॉस आप कह सकते हैं सरकार को हो सकता था, वो इस प्रोविजन के माध्यम से सरकार ने उसको कम कर लिया है। और अब जब वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो होल्डिंग पीरियड और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका लेंगे, तो सरकार को पूरा टैक्स मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलिए, है। मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए और मुझे बहुत खुशी हुई कि लक्ष्मी महतो जी आपने पूरी तैयारी के साथ, पूरी डिटेल के साथ अपने सवालों को रखा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से मंजुल बख्शी जी। बताइए क्या सवाल है आपके? सर, मेरा सवाल मेरे पिताजी के पेंशन से रिलेटेड था। मेरे पिताजी का पेंशन जनवरी 2020 में शुरू हुआ था। वो 2010 में रिटायर हुए थे, किन्हीं कारणों से पेंशन रुकी हुई थी, इसलिए जनवरी 2020 में एरियर अमाउंट उनको मिला लगभग 24 लाख रुपए। और उसके बाद उनको 2 महीने जो पेंशन मिली उनसे पूरा पेंशन काट लिया गया। और उसके बाद मैंने टीडीएस नहीं काटे जाने के लिए एप्लीकेशन दिया था, क्योंकि वो एरियर राशि 10 सालों की थी और वो 89(1) में हम क्लेम कर सकते थे। तो उसके बाद बैंक से लेटर हमको मिला कि आपकी इनकम टैक्स से जो राशि कटी गई है वो टीडीएस वाली राशि आप रिटर्न भर के फाइल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जून, जुलाई, अगस्त जो अगला फाइनेंशियल आ जाता है 2020-21 का, उसमें उन्होंने राशि काट ली। टीडीएस के रूप में नहीं काटी, अदर स्कीम रिकवरी के रूप में काट रहे हैं। और मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अगस्त में भर दिया, ठीक है, जिसमें वो 89(1) के थ्रू मेरे को पूरा रिटर्न जो उस समय जो कटा था राशि वो दिखा रहा है। लेकिन अभी वो भी फिर भी वो 2020-21 में, वित्तीय वर्ष 2020-21 मतलब मार्च के बाद भी वो मेरे पेंशन से पूरी राशि काट ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो जनवरी 2020 में राशि मिली हुई थी उसके बेसिस पे काट रहे हैं। ठीक है, बताएंगे, आपको उलझनों को दूर करेंगे। गौरी, क्या सुझाव है? जो टीडीएस की बात की आपने, कहा कि टीडीएस के रूप में नहीं काट रहे, तो वो किस रूप में काट रहे हैं, एक बार उसमें क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी दे पाएंगे आप? वो पेंशन स्लिप में वो शो कर रहे हैं कि अदर स्कीम रिकवरी में काट रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है बैंक से तो वो बोलते हैं कि टीडीएस में काट रहे हैं, क्योंकि वो जनवरी 2020 में जो उनको 24 लाख रुपए मिले थे उसमें टीडीएस ड्यू था। पिछले साल का जो टीडीएस ड्यू है जो उसके बेसिस पे वो काट रहे हैं बोलते हैं। और तो ये आपके 26 ईयर्स में टीडीएस जो काट रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जो इस साल काट रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। पिछले साल जो काटा था, मतलब मार्च से पहले, वो रिफ्लेक्ट किया था। ठीक है, देखिए इसमें डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक की कुछ गलती है या कुछ कम्युनिकेशन गैप है या कुछ कैलकुलेशन में इशू है, ऐसा कुछ होगा। अगर आप एक बार अपने एंड पे श्योर हो जाइए कि आपने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया है, आपने सब कुछ ठीक से करा है, तो बैंक को ये अमाउंट काटने का कोई अधिकार है नहीं। इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप बैंक के जो ग्रीवियंस सेल होते हैं वहाँ पे कंप्लेन करें, जिसमें आप पर्सनली भी जा सकते हैं। इनका टोल फ्री नंबर भी होता है और वेबसाइट के थ्रू भी हो जाता है। बैंक अगर नहीं मानता तो आरबीआई का एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और उनकी वेबसाइट पे वो अवेलेबल है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, वहां पे भी जाके आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। आरबीआई के थ्रू जो कंप्लेंट जाती है उनको बहुत जल्दी सॉल्व करा जाता है। फिर भी आप चाहते हैं कि आप एक और जगह कंप्लेन करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ग्रीवेंस सेल है वहां पे भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आप देख लीजिए आपको कहां पे कंप्लेन करना ज्यादा बेटर लग रहा है। बिल्कुल, जैसा कि गौरी ने बताया, सबसे पहले आप बैंक के साथ बातचीत करिए। अगर वो आपको कन्विंस कर पाते हैं या फिर आप कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास अपील करने के अलग अलग रास्ते हैं। इसके बावजूद अगर मामला नहीं सुलझता है तो आप टैक्स ग्रुप को लिखिएगा, हम आपकी उलझनों को दूर करने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।